हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है उपागम, एकीकृत उपागम यानी अप्रोचेस एंड इंटीग्रेटेड अप्रोचेस। सबसे पहले जानेंगे उपागम क्या होता है। उपागम का अर्थ विज्ञान शिक्षण का उपागम विज्ञान शिक्षण के सभी पक्षों के से संलग्न संक्रिया विचारों को संजो लेता है। इस प्रकार विज्ञान शिक्षण का उपागम समग्र कार्यक्रम के प्रति वह सक्रिय दृष्टिकोण है जो विज्ञान की धारणा, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधि तथा पूरक क्रियाओं के नियोजन और क्रियान्वयन में परिलक्षित होता है। इस तरह से यह उपागम शिक्षक के अपने व्यक्तित्व की सुगंध है जो शिक्षक की हर प्रक्रिया में फूटती है। शिक्षक किस प्रकार पढ़ाता है, किस तकनीक को प्रयोग में लाता है, तकनीक का किस प्रकार से प्रयोग करता है, किस दृश्य श्रव्य सामग्री को दिखाने के लिए किन बातों को अधिक स्पष्ट करता है, अर्थात वह संपूर्ण दृष्टिकोण जो उसकी शिक्षण प्रक्रिया में समा जाता है, विज्ञान शिक्षण उपागम कहलाता है। प्रत्येक शिक्षक का विज्ञान के प्रति तथा विज्ञान शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण भिन्न होता है। उसी के परिणाम स्वरूप प्रत्येक शिक्षक का उपागम भी भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने शिक्षक उतने ही उपागम। सूक्ष्म तरीके से अगर देखें तो यह बात बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है, लेकिन कभी कभी यह भी देखने में आता है कि दो व्यक्तियों के दृष्टिकोणों में बहुत कम अंतर है। इस प्रकार उन सभी दृष्टिकोणों को जिनमें बहुत कम अंतर पाया जाता है उन्हें एक ही वर्ग में रख दिया जाता है और सैद्धांतिक विवेचना के लिए उसे एक लाक्षणिक उपागम कहते हैं। यदि सभी संभव दृष्टिकोणों को कुछ ऐसे वर्गों में रख लिया जाए जो एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग प्रतीत हों, तो ये वर्ग ही विज्ञान शिक्षण के विभिन्न उपागम कहलाएंगे। विज्ञान शिक्षण में उपागम। विज्ञान शिक्षण में निम्नलिखित उपागम हो सकते हैं। पहला, ऐतिहासिक उपागम। इस उपागम का तात्पर्य विज्ञान के इतिहास से नहीं है। यह मानव चिंतन के क्रमिक विकास से संबंधित है और पाठ्यक्रम के विषय में सूचनाएं प्रदान करने के साथ साथ चिंतन की प्रक्रिया को भी दिशा देता है। कुछ लोग ऐतिहासिक क्रम का भी ऐतिहासिक विधि के रूप में विवेचन करते हैं। प्रायः स्कूलों में विज्ञान शिक्षण दो प्रकार से होता है तथा दोनों ही तरीकों से प्रभावकारी शिक्षण संभव हुआ है। प्रथम कार्यक्रम के अनुसार शिक्षक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से तर्क सम्मत रूप से व्यवस्थित पाठ्य वस्तु को छात्रों तक संप्रेषित करता है। प्रयोगशाला कार्यों और पर्यटन आदि पाठ्य पुस्तक के तथ्यों व धारणाओं को स्पष्ट करने के लिए नियोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अनुसार शिक्षक का मुख्य उत्तरदायित्व पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु की अधिक से अधिक स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करना होता है। इस कार्यक्रम को वर्णनात्मक उपागम कहते हैं। इस पुराने उपागम के समालोचकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों का आलोचनात्मक और चिंतनपरक विचार शक्ति के विकास में थोड़ा ही सहयोग है। ऐसे कार्यक्रमों में प्रयोगशाला और पाठ्य सामग्री क्रियाएं वास्तव में दृश्य सामग्री हैं जो रचनात्मक चिंतन और जिज्ञासा को नहीं बढ़ाती। इस प्रकार के कार्यक्रम में अल्पकाल में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आत्म प्रेरित क्रियाओं को अधिक समय नहीं दिया जा सकता और इस प्रकार छात्रों को सतही और पुस्तकीय ज्ञान ही मिल पाता है। ऐसे पाठ्यक्रमों में पढ़ाने के लिए अधिकतर समस्याएं पाठ्य पुस्तकों से ही ली जाती हैं जिनका वास्तविक जीवन की उन समस्याओं से थोड़ा ही संबंध होता है जैसे वैज्ञानिक ज्ञान और प्रविधियों से हल किया जा सके। इस प्रकार के शिक्षण कार्यक्रमों के लिए अरुचिकर और उनके स्कूलोत्तर जीवन तथा कॉलेज की तैयारी के लिए सर्वथा अयोग्य होते हैं। इसलिए ऐसे कार्यक्रम छात्रों में निष्क्रियता और लापरवाही की आदत डालते हैं।
दूसरे प्रकार के कार्यक्रम में छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र के निकटतम रखा जाता है। छात्र शिक्षण प्रक्रिया में भागीदारी रखते हैं तथा शिक्षण प्रक्रिया के नियोजन, क्रियाओं के चयन और ज्ञान के खोजने का उत्तरदायित्व वहन करते हैं। इस कार्यक्रम में शिक्षक का योगदान शोध निर्देशक की तरह होता है। वह छात्रों को प्रोत्साहित करता है, दिशा प्रदान करता है, व्याख्या करता है, लेकिन उसकी ये सब क्रियाएं एक निश्चित प्रयोजन से होती हैं। इस कार्यक्रम को अन्वेषणात्मक उपागम कहते हैं। इसके माध्यम से छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति, वैज्ञानिक श्लाघा और समस्या हल करने की वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्रमुख है और ज्ञान प्राप्त करना गौण है। विज्ञान शिक्षण में हम अभी तक पाठ्यवस्तु में के तार्किक क्रम और विचार तारतम्य को अधिक महत्व देते हैं, परंतु ये दोनों ही क्रम विज्ञान के उस वास्तविक विकास क्रम से भिन्न होते हैं जिसे हम ऐतिहासिक क्रम कहते हैं। वस्तुतः इस विधि में अनुसंधानों की विधि क्रम और अनुसंधानकर्ताओं के जीवन पर प्रकाश डालना गौण होता है तथा सिद्धांतों और वैज्ञानिक तथ्यों को उनके बदलते सोपानों में प्रस्तुत करना मुख्य और यही कारण है कि विज्ञान शिक्षण की यह विधि इतिहास शिक्षण से भिन्न है। संक्षेप में, इस विधि में पाठ्यवस्तु को विज्ञान के विकास के ऐतिहासिक क्रम में पढ़ाया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत योगदान को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। इस विधि में इस दृष्टि से व्याख्या तकनीक का ही अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। दूसरा, एकाधिकार उपागम। अधिकांश शिक्षक विज्ञान शिक्षण में एकाधिकार उपागम का प्रयोग करते हैं और बिना सोचे समझे व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक या प्रयोगशाला प्रदर्शन विधि का प्रयोग करने लगते हैं। इस उपागम के अंतर्गत पाठ्य सामग्री तेजी से समाप्त हो जाती है, साथ ही वह अधिक संगठित हो जाती है, जिसे छात्र सरलता से पुनः स्मरण करके प्रयोग में ला पाते हैं। इस दृष्टिकोण का प्रमुख दोष यह है कि अध्यापक का व्यक्तित्व छात्र पर हावी रहता है। छात्र अध्यापक की सत्ता को स्वीकारने में विवश रहते हैं। कभी कभी कुछ अध्यापक इस दृष्टिकोण के संदर्भ में इतने अधिक निरंकुश हो जाते हैं कि वे छात्र के व्यक्तित्व को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। छात्र की रुचियाँ, अरुचियाँ, योग्यताएं, क्षमताएं, सीमाएं, आवश्यकताएं आदि क्या हैं, इनसे उसे कोई सरोकार नहीं रहता। वह छात्र की उपेक्षा करने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। ऐसी स्थिति में छात्र सहमे तथा डरे डरे से रहते हैं और वे अपनी क्षमताओं का ठीक से विकास नहीं कर पाते। अध्यापक इस दृष्टिकोण में तथ्यों के ग्रहण करने पर अधिक जोर देते हैं और यही कारण है कि छात्र ऐसी परिस्थिति में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता खो बैठते हैं। उसकी विभिन्न मानसिक शक्तियों यथा तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना आदि के विकसित होने के उसे अवसर उपलब्ध नहीं किए जाते और न ही उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। छात्र का कार्य मात्र शिक्षक का अनुसरण करना होता है, उसके दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। यहाँ शिक्षक इस बात पर ध्यान नहीं देता कि छात्रों ने पाठ्यपुस्तक को कितनी गहराई से समझा है, बल्कि उसका एकमात्र उद्देश्य तीव्र गति से निर्धारित समय सीमा में पाठ्यपुस्तक वस्तु को पूर्ण कराना होता है। तीसरा, स्व अनुदेशन उपागम। विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में स्व अनुदेशन उपागम कोई नवीन उपागम नहीं है। वस्तुतः स्व अनुदेशन उपागम, जिसका प्रयोग आज इस युग में किया जा रहा है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों पर आधारित है। स्व अनुदेशन व्यक्तिगत निर्देशन की वह विधि है जिसमें प्रत्येक छात्र स्वतंत्र रूप से शिक्षक की प्रत्यक्ष सहायता के बिना नियोजित पाठ्यवस्तु के द्वारा अपेक्षित ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यह विधि ठोस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है तथा वैज्ञानिक विधि की सम्यकता और सूक्ष्मता से संपन्न है। इस प्रकार के उपागम को अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। कुछ शिक्षा शास्त्री इसके अंतर्गत शिक्षण मशीन को एक आवश्यक अंग मानते हैं, क्योंकि दोनों का मनोवैज्ञानिक आधार अधिगम में पुनर्बलन ही है। प्रयोगों के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि पशुओं के व्यवहार को इच्छा अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है।
ज़रूरत केवल इस बात की है कि उचित समय पर उचित प्रकार का पुनर्बलन दिया जाए। किसी भूखे पशु के व्यवहार को उचित समय पर उचित प्रकार से भोजन के माध्यम से इच्छा अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। थॉर्नडाइक की बिल्ली और कोहलर का चिंपैंजी इसके परिणाम स्वरूप माने जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रमिक रूप से प्रदान किया गया उचित पुनर्बलन जटिल से जटिल व्यवहार में भी सुधार ला सकता है तथा इस परिवर्तन को जीवन पर्यंत स्थायी बनाया जा सकता है। स्व अनुदेशन की प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु के निर्माण के लिए छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। यह इस बात का संकेत देता है कि पाठ्य वस्तु की दृष्टि से छात्र किस स्तर का है। इसके पश्चात पाठ्य वस्तु और छात्र स्तर की दृष्टि से उन उद्देश्यों का चयन किया जाता है जिनकी उपलब्धि अपेक्षित है। इन उद्देश्यों को अंतिम तथा अपेक्षित व्यवहार कहा जाता है तथा इन उद्देश्यों का कथन अधिक से अधिक व्यावहारिक रखने का प्रयास किया जाता है। चौथा, कार्य संरचना उपागम। एक प्रभावशाली शिक्षण आज के युग में व्यूह रचनाओं तथा शिक्षण के व्यक्तित्व की अपेक्षा युक्तियों की व्यवहारिकता पर अधिक निर्भर करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिक्षण युक्तियों के निर्धारण में कार्य विश्लेषण तथा उसकी संरचना को अधिक महत्व दिया जाता है। कार्य संरचना की विशेषताओं का शिक्षण तथा अधिगम में अधिक महत्व होता है। मानदंडों एवं युक्तियों का निर्धारण भी कार्य संरचना के आधार पर किया जाता है। अधिकांश शिक्षण युक्तियों के लिए कार्य संरचना एक प्राथमिक घटक होता है। कार्य संरचना उपागम की उपयोगिता शिक्षक तथा छात्र दोनों की ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिक्षकों की दृष्टि से इस उपागम की उपयोगिता इस प्रकार है। पहला, कार्य संरचना के आधार पर समुचित शिक्षण युक्तियों का चयन किया जा सकता है। दूसरा, विभिन्न कक्षाओं के सीखने के उद्देश्यों तथा विभिन्न कक्षाओं के अधिगम स्वरूपों के संबंध को प्रदर्शित किया जा सकता है। तीसरा, कार्य की आंतरिक रचना के प्रयोगों से छात्रों की बोधगम्यता की गहनता में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षक विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में छात्रों के व्यवहार परिवर्तन क्रम का समुचित प्रयोग कर सकता है। चौथा, सूचनाओं एवं तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत कर सकता है कि छात्र उन्हें अधिक समय तक स्मरण रख सकते हैं। छात्रों की दृष्टि से इस उपागम की उपयोगिता इस प्रकार है। पहला, कक्षा तथा कार्य संरचना के आधार पर समुचित अधिगम युक्तियों का चयन कर सकता है। दूसरा, विभिन्न कक्षाओं के सीखने के उद्देश्यों तथा विभिन्न कक्षाओं के स्वरूपों के संबंध का प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। तीसरा, कार्य के आंतरिक संरचना के प्रयोग से छात्र बोधगम्यता की गहनता में वृद्धि कर सकते हैं। छात्र सीखने में अपने व्यवहार परिवर्तन क्रम का समुचित लाभ उठा सकते हैं। चौथा, जिन तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्र ने सीखा उन्हें वह अधिक समय तक स्मरण रख सकते हैं। कार्य तथा ज्ञान की संरचना का स्वरूप छात्रों की आवश्यकताओं एवं योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। उपागमों का एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार विज्ञान शिक्षण संबंधी उपागम को निम्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, अध्यापक केंद्रित उपागम शिक्षण का वह उपागम है जिनमें सूचनाओं को प्रदान करने, उन्हें स्मरण कराने तथा उनका पुनः स्मरण कराने पर बल दिया जाता है। यह उपागम एक प्रकार के रूप में व्याख्यान का ही रूप है। इसमें मात्र शिक्षक सक्रिय रहता है तथा छात्र निष्क्रिय। छात्र मात्र श्रोता के रूप में कक्षा में उपस्थित रहता है। उससे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती। उनका कार्य मात्र अध्यापक की बातें सुनना है। यदि थोड़ी बहुत छूट उन्हें दे भी दी जाती है तो उसकी एक सीमा निर्धारित रहती है, अर्थात छात्र केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछ सकता है जो पाठ्य वस्तु अध्यापक ने पढ़ाई है। शिक्षण अधिगम वातावरण पूरी तरह से औपचारिक होता है तथा इस प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान केंद्र में सुनिश्चित रहता है। इस उपागम के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 विधियों को स्थान दिया जाता है। पहला, व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड। दूसरा, व्याख्यान प्रदर्शन विधि लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तीसरा, ऐतिहासिक विधि हिस्टोरिकल मेथड। अगला है छात्र केंद्रित उपागम
यह उपागम पूर्व उपागम के विपरीत है। शिक्षक केंद्रित उपागम में जहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, वहाँ छात्र केंद्रित उपागम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु छात्र होता है। इस उपागम में संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिरुचियों, दृष्टिकोणों, योग्यताओं, क्षमताओं के इर्द गिर्द घूमती है। शिक्षण का उद्देश्य एकमात्र यही रहता है कि छात्र अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का उपयोग स्वतंत्र रूप से सीखने तथा समस्या समाधान में कर सके। कक्षा का वातावरण इसी उद्देश्य से लचीला तथा मनोवैज्ञानिक रूप से खुलापन लिए होता है। अध्यापक और छात्र दोनों मिलकर समस्या का हल खोजने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि अध्यापक स्वयं समस्या को हल करके छात्र को कुछ भी करने का अवसर न दे। अध्यापक का कार्य एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है, जिसका कार्य वे परिस्थितियां उत्पन्न करना जो समस्या को जन्म दे सके, छात्र के लिए साधन एवं सामग्री की व्यवस्था करना, समस्या के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझना, परिकल्पना निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना तथा निष्कर्ष निकालना आदि सम्मिलित है। इस उपागम के अंतर्गत मुख्य रूप में निम्न 4 विधियों को स्थान दिया गया है। पहला ह्यूरिस्टिक विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड, दूसरा दत्त कार्य विधि असाइनमेंट मेथड, तीसरा योजना विधि प्रोजेक्ट मेथड, वाद विवाद विधि डिस्कशन मेथड। पाठ्यक्रम संगठन के आधार पर विज्ञान शिक्षण में पाठ्यक्रम के संगठन के आधार पर निम्नलिखित उपागम हो सकते हैं। पहला इकाई उपागम यूनिट अप्रोच, दूसरा प्रकरण उपागम टॉपिकल अप्रोच, तीसरा कालक्रम उपागम क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, चौथा सम्मिश्रण उपागम फ्यूजन अप्रोच, पांचवा संकेंद्रित उपागम कंसेंट्रिक अप्रोच, छठा चक्राकार उपागम स्पाइरल अप्रोच। समन्वित या एकीकृत उपागम इंटीग्रेटेड अप्रोच। पाठ्यक्रम संगठन हेतु काम में लाए जाने वाला यह उपागम समवाय तथा समन्वय के सिद्धांतों की अनुपालना करता है। इन सिद्धांतों के अनुसार ज्ञान सदैव एक इकाई के रूप में इकट्ठा ही विद्यमान रहता है। यही कारण है कि हम अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में ज्ञान को सदैव एक इकाई के रूप में इकट्ठा ही प्रयोग में लाते हैं। विज्ञान विषयों के ज्ञान के बारे में तो यह बात नितांत ही खरी बैठती है। जब हम अपने व्यावहारिक जीवन में विज्ञान के ज्ञान और तकनीकी कुशलता का उपयोग करते हैं तो हम उसे एक इकाई के रूप में इकट्ठा ही प्रयोग में लाते हैं। ऐसा करने में हम कभी यह नहीं सोचते कि अब हम भौतिक शास्त्र में पढ़ी हुई बातों को काम में ला रहे हैं या अब रसायन शास्त्र, जीवन विज्ञान या भूविज्ञान की बातें हमारी सहायता कर रही हैं। विज्ञान की सभी शाखाओं, विषयों तथा उपविषयों से संबंधित ज्ञान और कौशलों का जो हमारे पास है, हम उनके मूल विभाजन या वर्गीकरण की कोई परवाह किए बिना समूचे एकात्मक तथा समन्वित रूप में ही अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं। इस तरह जब ज्ञान का उपयोग ही समूचे और समन्वित रूप में ही होता है, टुकड़े टुकड़ों में नहीं, तो फिर उसका अर्जन भी एकीकृत और समन्वित ढंग से ही होना चाहिए। विज्ञान पाठ्यक्रम के आयोजन में एकीकृत या समन्वित उपागम के प्रयोग के पीछे यही सोच कार्य करती है। इसी सोच का यह परिणाम रहा है कि विज्ञान के अध्ययन हेतु हमारे विद्यालयों में साधारण विज्ञान या सामान्य विज्ञान विषय को पढ़ाने हेतु प्रयत्न किए जाते हैं। विज्ञान की पाठ्यक्रम का इस विषय के रूप में संगठन करने हेतु इसमें विज्ञान की शाखाओं तथा उप विषयों जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान, नक्षत्र विज्ञान आदि से विषय सामग्री लेकर उसको इस तरह से समन्वित और एकीकृत करने का प्रयत्न किया जाता रहा है कि विज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों तथा नियमों का ज्ञान और उनके प्रयोग का ढंग एकीकृत तथा समन्वित रूप में ही विद्यार्थियों के सामने आए, ताकि वे इसका उसी रूप में अपने व्यावहारिक जीवन में उपयोग कर सकें। इस तरह
इस उपागम का या सिद्धांत के अनुसरण में यह मूल मान्यता कार्य करती है कि ज्ञान और कौशलों का उपयोग बहुधा उनके एकीकृत या समन्वित रूप में ही किया जाना चाहिए। दैनिक जीवन में बालक जब अपने सामाजिक परिवेश को जानने और उसमें अपने आप को समायोजित करने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशलों को प्रयोग में लाते हैं तो उन्हें भौतिक, रसायन तथा जीव विज्ञान आदि विषयों के अकेले अकेले ज्ञान एवं कौशलों की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु ज्ञान और कौशलों के एकीकृत तथा समन्वित रूप की ही आवश्यकता पड़ती है। अतः ऐसी शिक्षा उन्हें विज्ञान के पाठ्यक्रम के अध्ययन द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। इस दृष्टि से विज्ञान के पाठ्यक्रम के गठन में यह बात मुख्य रूप से मानकर चलनी चाहिए कि विज्ञान के शिक्षण के द्वारा बालकों को विभिन्न विज्ञान का उनके अकेले अकेले रूप से विस्तृत एवं गहन ज्ञान न दिया जाकर ऐसा एकीकृत और समन्वित ज्ञान तथा अनुभव प्रदान किए जाए जिनसे विज्ञान के शिक्षण संबंधी निर्धारित उद्देश्यों की भली भांति प्राप्ति सहज ढंग से हो सके। सम्मिलित विषय अलग अलग नजर न आए, परंतु वे एक माला में पिरोए हुए ऐसे पुष्प बने रहें जिनमें एकीकृत रूप से इच्छित प्रयोजन सिद्ध हो सके। इस दृष्टि से विज्ञान के पाठ्यक्रम के आयोजन में हमें जहाँ इतनी विभिन्न शाखाओं भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूविज्ञान तथा नक्षत्र विज्ञान आदि से सामग्री लेकर उन्हें विद्यार्थियों की आयु तथा कक्षा के स्तर को ध्यान में रखकर सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए क्रमिक रूप से संगठित करने का प्रयत्न करना चाहिए, वहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के समन्वय या एकीकरण में समवाय या सह संबंध की सिद्धांत की भी पूरी तरह अनुपालन हो जाए। सामान्यतया इस प्रकार की अनुपालना हेतु हमें कक्षा विशेष के लिए चयनित विज्ञान संबंधी विषय सामग्री तथा अधिगम अनुभवों के संगठन में निम्न प्रकार के समवाय या सह संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्न अवश्य करने चाहिए। विद्यार्थियों के दैनिक जीवन की क्रियाओं तथा उनके भौतिक एवं सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई बातों के साथ समवाय दूसरा है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूविज्ञान, नक्षत्र विज्ञान आदि जिन उप विषयों या शाखाओं से विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु सामग्री ली गई है या अधिगम अनुभवों को शामिल किया गया है, उनमें अंतः पारस्परिक समवाय। एकीकृत उपागम की व्यवस्था। इस उपागम की व्यवस्था में विज्ञान संपूर्ण अविभक्त इकाई के रूप में प्रदान किया जाता है, अतः इसकी भिन्न भिन्न इकाइयाँ नहीं हो सकती। इस उपागम की व्यवस्था में निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया जाता है। पहला, पाठ्यक्रम की विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में क्रमबद्ध रूप में विभाजित कर लिया जाता है। दूसरा, विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित किया जाता है। तीसरा, ज्ञान प्राप्ति के लिए छात्र को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। चौथा, छात्र अपनी रुचि, सामर्थ्य तथा योग्यता के अनुरूप इन इकाइयों का अपनी गति के अनुसार अध्ययन करता है। पाँचवां, इस इकाई का अध्ययन समाप्त करने पर दूसरी इकाई का अध्ययन आरंभ किया जाता है और इन्हें पूरा करने में समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता। छठा, प्रतिभावान छात्र अपनी रफ्तार से कम समय में अधिकतम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। सातवां, मंदबुद्धि एवं पिछड़े छात्र भी अपनी सीखने की रफ्तार से अध्ययन करके आगे बढ़ते जाते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि एकीकृत उपागम के प्रयोग से विभिन्न समस्याओं का स्वयं निराकरण हो जाएगा। इसके साथ ही शिक्षण प्रभावशाली व बालकों की रुचि के अनुरूप हो सकेगा। छात्र अपने अनुभव के आधार पर ही स्थानीय व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। एकीकृत उपागम का पाठ्यक्रम। एकीकृत उपागम में पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है। अनुभव उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं और अध्यापक इनके द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है। अतः प्राथमिक स्तर पर इस नवीन उपागम द्वारा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में छात्र स्वक्रिया करके अपने अनुभव व सीखने के अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। यह पाठ्यक्रम निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होता है। पहला, पाठ्यक्रम का जीवन केंद्रित होना। दूसरा, दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप होना। तीसरा, पाठ्यक्रम का प्रत्यक्ष संबंध जीवन में
जीवन से स्थापित करना, चौथा विषयों के समन्वित इकाई रूप पर बल देना और पांचवा सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देना। एकीकृत उपागम में मूल्यांकन। एकीकृत उपागम में निरंतर मूल्यांकन प्रणाली पर बल दिया जाता है। इसमें छात्र स्वयं करके सीखता है, साथ ही साथ सीखे हुए ज्ञान का स्वतः ही परीक्षण करता चलता है। इस प्रकार मंद बुद्धि एवं पिछड़े छात्रों का आसानी से पता लग जाता है, क्योंकि वह स्वयं अध्ययन में अन्य की अपेक्षा बहुत पीछे रह जाते हैं, जिसके आधार पर शिक्षक को उचित मार्गदर्शन व सलाह प्रदान करता रहता है। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका आधार क्या है? पहला, शिक्षकों की समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। दूसरा, शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। तीसरा, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। चौथा, उनके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम संगठन का आधार है? पहला, प्राकरणिक उपागम। दूसरा, चक्राकार उपागम। तीसरा, कालक्रम उपागम और चौथा, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ये सभी। थर्ड क्वेश्चन है, बच्चों को प्रकाश संश्लेषण के तथ्य को समझाने हेतु उपयुक्त उपागम कौन सा है? पहला, अध्यापक केंद्रित उपागम। दूसरा, बाल केंद्रित उपागम। तीसरा, उपरोक्त दोनों और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, उपरोक्त दोनों, यानी अध्यापक केंद्रित उपागम और बाल केंद्रित उपागम। चौथा प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण के एकीकृत उपागम में निम्नलिखित में से कौन सी विधि शामिल नहीं है? पहला, वैज्ञानिक विधि। दूसरा, खोज विधि। तीसरा, क्रियाकलाप विधि। चौथा, व्याख्यान विधि। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, व्याख्यान विधि। पांचवा प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण के समय उपागम की दिशा होनी चाहिए। पहला, अध्यापक केंद्रित। दूसरा, बाल केंद्रित। तीसरा, अध्यापक बाल केंद्रित और चौथा है पाठ्यक्रम केंद्रित। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, बाल केंद्रित, यानी विज्ञान शिक्षण के समय उपागम की दिशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। छठा प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण के एकीकृत उपागम में क्या शामिल है? पहला, तथ्यों के लिए बाल केंद्रित उपागम। दूसरा, प्रक्रिया के लिए अध्यापक केंद्रित उपागम। तीसरा, 1 व 2 दोनों उपागमों का एकीकरण और चौथा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 1 व 2 दोनों उपागम का एकीकरण, यानी तथ्यों के लिए बाल केंद्रित उपागम और प्रक्रिया के लिए अध्यापक केंद्रित उपागम। सातवां प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की विषय वस्तु किस उपागम पर आधारित होती है? ऑप्शन नंबर 1, एकीकृत उपागम पर। 2, प्राकरणिक उपागम पर। 3, 1 व 2 दोनों पर और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, एकीकृत उपागम पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा एकीकृत उपागम पर आधारित होती है। आठवां प्रश्न है, स्व अनुदेशन उपागम में निर्देशन की विधि कौन सी है? पहला, सामूहिक। दूसरा, व्यक्तिगत। तीसरा, असीमित। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, स्व अनुदेशन उपागम व्यक्तिगत निर्देशन विधि है। 9वां प्रश्न है, अध्यापक केंद्रित उपागम की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान पर बल दिया जाता है। 2, यह उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होता है। 3, इनमें शिक्षक पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। 4, इसमें शिक्षण अधिगम वातावरण पूरी तरह से औपचारिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, यह उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होता है। 10वां प्रश्न है, छात्र केंद्रित उपागम हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? पहला, खोज विधि। दूसरा, दत्त कार्य विधि। तीसरा, योजना विधि। चौथा, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ये सभी।
क्वेश्चन 11 छात्रों को विज्ञान विषय की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? पहला चक्राकार उपागम, दूसरा अध्यापक केंद्रित उपागम, तीसरा एकीकृत उपागम और चौथा स्व अनुदेशन उपागम। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, एकीकृत उपागम। क्वेश्चन 12 में आते हैं कार्य संरचना उपागम उपयोगिता कहाँ पर सर्वाधिक है? पहला छात्र हेतु, दूसरा अध्यापक हेतु, तीसरा एक व दो दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, एक व दो दोनों यानी छात्र हेतु और अध्यापक हेतु। क्वेश्चन 13 अध्यापक केंद्रित उपागम हेतु उपयुक्त विधि नहीं है। पहला व्याख्यान विधि, दूसरा खोज विधि, तीसरा व्याख्यान प्रदर्शन विधि, चौथा ऐतिहासिक विधि। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, खोज विधि। अध्यापक केंद्रित उपागम हेतु खोज विधि उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 इकाई उपागम के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। पहला पूर्व ज्ञान, दूसरा अभ्यास, तीसरा खोज और चौथा है मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, खोज। प्रश्न संख्या 15 एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। पहला विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करने में, दूसरा पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, तीसरा मंद बुद्धि एवं पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? पहला जीवन केंद्रित सिद्धांत पर, दूसरा व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर, तीसरा विषयों के समन्वित इकाई के सिद्धांत पर और चौथा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं वैज्ञानिक विधि में अध्यापक केंद्रित तथा बाल केंद्रित उपागम दोनों शामिल है। यह बात ऑप्शन 1 पूर्ण रूप से सत्य है, 2 पूर्ण रूप से असत्य है, 3 आंशिक रूप से सत्य है, 4 कहा नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 पूर्ण रूप से सत्य है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं अधिकांश शिक्षण युक्तियों में कार्य संरचना उपागम किस रूप में होता है? पहला प्राथमिक घटक के रूप में, दूसरा द्वितीय घटक के रूप में, तीसरा तृतीय घटक के रूप में, चौथा अंतिम घटक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, प्राथमिक घटक के रूप में। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।